गुड इवनिंग सभी सोशल साइंस का वॉरियर को। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिविक्स चैप्टर 1 एंड चैप्टर नेम इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। दिस इज द चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, किसी के पास पुराना बुक होगा तो पुराना बुक में चैप्टर 1 का जो चैप्टर जो होगा, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड बोल करके, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड बोल करके वो चैप्टर दिया होगा। अगर आपका पास पुराना बुक होगा तो वो चैप्टर जो है सीबीएसई ने हटा चुके हैं, ठीक है। सो आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो पुराना बुक में जो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी वाला चैप्टर 2 में दिया होगा, बट न्यू बुक का अकॉर्डिंग यही चैप्टर 1 है। दैट मीन्स व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी से ही आपको पढ़ना है। और उससे पहले का अगर कोई पुराना बुक होगा तो पुराना बुक में डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड बोल करके चैप्टर 1 में दिया होगा तो वो नहीं पढ़ना है। तो आपको कंसीडर क्या करना होगा, जिसका पास पुराना बुक है उन लोगों को यही कंसीडर करके चलना है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी को चैप्टर 1 कंसीडर करके चलना है। और जिनका पास न्यू बुक है तो उसमें तो चैप्टर बिगिन ही हो रहा है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी से, ठीक है। ओके, फर्स्ट ये क्लियर हो गया ना। और लगभग बच्चे का पास तो पुराना ही बुक होगा ना, पास होते होते आता है कि नहीं बुक। चलो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिर्फ इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसी चीज को डिस्कस करेंगे। और ये भी चीज याद रखो कि सिविक्स है ये, और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ये, ठीक है। हिस्ट्री थोड़ा लेंदी रहता है, ज्योग्राफी भी थोड़ा लेंदी रहता है। सिविक्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ कंसेप्ट चाहिए और कुछ भी नहीं है। इजीएस्ट, मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट होगा आपका ये, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा इसको कवर करने के लिए। सो टुडे ओनली वी विल डिस्कस द पॉइंट्स विच वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सिर्फ उसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नेम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी तो ये आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, ये कल करेंगे। और सेकेंडली हम लोग क्या पढ़ेंगे इस बुक में, दैट मीन इस चैप्टर में फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या है। दैट मीन्स कैसे आप पहचाने कि वो डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। आप कैसे पहचाने कि वो डेमोक्रेसी है, उसका फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि इसका फीचर्स में आ रहा है रूल ऑफ लॉ इन रिस्पेक्ट फॉर राइट, रूल ऑफ लॉ। और क्लास 8 में भी हम अक्सर कहा करते थे कि ये रूल ऑफ मोदी होना चाहिए, रूल ऑफ श्री नीतीश कुमार होना चाहिए, या रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ मोदी जी होना नहीं चाहिए। रूल ऑफ मोदी जी होगा तो फिर सब कुछ बर्बाद है। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू सिस्टम क्या है, ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थॉट मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। क्या मेजर डिसीजन जो है इलेक्टेड लीडर्स ले रहा है, या तो इलेक्टेड लीडर्स जो है सिर्फ पपेट बना हुआ है, कठपुतली बना हुआ है, किसी का रिमोट कंट्रोल बना हुआ है, ये भी देखेंगे, ठीक। और फ्री एंड प्योर इलेक्ट्रल कंपटीशन, जब इलेक्शन होता है तो क्या इलेक्शन सही ढंग से हो रहा है, या तो इलेक्शन जो है जस्ट शो पीस के लिए हो रहा है और वहां पर मनी एंड मसल पावर सब कुछ चल रहा है। तो ये सारा चीज को हमको देखना होगा। ये सारा फीचर्स अगर फुलफिल करता है तो हम लोग इसको डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, नहीं तो फिर वहां पर बी क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। सो अभी ये नहीं पढ़ रहा है, जस्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वही चीज बता रहा है, ठीक है। चैप्टर में क्या क्या है वही चीज बता रहा है। उसके बाद वाई डेमोक्रेसी है। वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही क्यों, डिक्टेटरशिप क्यों नहीं, मोनार्की क्यों नहीं, ये चीज हम लोग ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दैट मीन्स डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट के बाद आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मेरिट्स पढ़ेंगे, ठीक है, इसका फायदा क्या है। दैट मीन्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डेमोक्रेसी का पढ़ेंगे। उसी तरह से ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, एक्चुअली में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ठीक है, इसका डेप्थ, सही मायने में डेमोक्रेसी क्या है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे फाइनली लास्ट में। और इस तरह से चैप्टर खत्म होगा। चैप्टर खत्म हो गया ना, दैट मीन्स कल से बिगिन होगा, ठीक है। चैप्टर होगा कल से बिगिन, और नो टेंशन, टेंशन नहीं लेने का है। बहुत इजीएस्ट चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है।
सो इतना ही आज के लिए, बाय बाय। गुड आफ्टरनून यू ऑल। सो आज हम लोग व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का ये पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। और कल हम लोग डिस्कस किए थे इस चैप्टर में हम लोग किस किस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक रहेगा जहाँ पर हमको डिस्कशन करना होगा, पढ़ना होगा, ये हम लोग कल डिस्कस किए थे। सो आज से टॉपिक स्टार्ट होते, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये टॉपिक ही आज का, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेमोक्रेसी में हम इसका रूट वर्ड को देखते हैं। दैट मीन्स डेमोक्रेसी वर्ड जो है उसका ओरिजिन को देखते हैं, इसका रूट वर्ड क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या है, सोर्स क्या है, उस चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। सो डेमोक्रेसी जो वर्ड जो है ये बनता है एक ग्रीक वर्ड डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपल, एंड क्रेसिया दैट मीन्स रूल, दैट मीन्स रूल ऑफ पीपल। अकॉर्डिंग टू रूट वर्ड दैट मीन्स ओरिजिन, डेमोक्रेसी जो वर्ड जो है इसका ओरिजिन या तो सोर्स या तो रूट वर्ड के अकॉर्डिंग इसका मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, ठीक है। ये तो हुआ रूट वर्ड, दैट मीन्स सोर्स वर्ड। अब हम लोग नेक्स्ट चीज यहाँ पर देखते हैं कि फेमस डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, डेमोक्रेसी का फेमस डेफिनेशन, बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन जो अब्राहम लिंकन 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का थे, उन्होंने जो दिए है, ये डेफिनेशन है आपका गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। और इसका मतलब आप जानते हो, वहां पर आप कमेंट करके लिख दीजिएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। हिंदी में इसको किस तरह से आप इसको इलाबोरेट करोगे तो वहां पर आप कमेंट करके लिख दीजिएगा। और हमको लगता है कि आप सब इससे वाकिफ है और आसानी से इसको वहां पर लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया पॉपुलर या तो फेमस डेफिनेशन, ठीक है। और प्रेजेंट डे में अगर आपको क्वेश्चन अराइज करते व्हाट इज डेमोक्रेसी बोल करके, तो आप वहाँ आंसर क्या लिखेंगे, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो वो है डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers are elected by people. Democracy is the form of government in which rulers are elected by people. That means क्वेश्चन अराइज होते व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो आप इतना डेफिनेशन लिखने से भी आपका ठीक है, ओके है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसका सोर्स वर्ड, पॉपुलर डेफिनेशन और उसके बाद इस प्रेजेंट फॉर्म में आना चाहते हो, वो भी ओके है, दोनों ही तरह से सही है, ठीक है। सो बट यहाँ पर यही है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ लिखने तक के लिए सीमित है, ठीक है। सिर्फ इतना डेफिनेशन को लेकर के आप ये नहीं कह पाओगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इस तरह का गवर्नमेंट है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। दैट मीन्स जहां पर जिस कंट्री में रूलर्स जो है अगर पीपल इलेक्ट कर रहा है, जिस कंट्री में रूलर्स जो है पीपल इलेक्ट कर रहा है, तो वो डेमोक्रेसी है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सिर्फ लिखने के लिए है, ठीक है। कौन कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए ये डेफिनेशन काफ़ी नहीं है, किंतु लिखने के लिए यही डेफिनेशन है, ओके। तो ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस डेफिनेशन का अकॉर्डिंग यही पता चल रहा है कि जिस कंट्री में भी, ठीक है, ऐसा कोई भी कंट्री जहाँ का रूलर जो है पीपल इलेक्ट कर रहा है तो वो डेमोक्रेसी है। तो आप एग्जाम्पल लीजिए म्यांमार का, ठीक है, आपका जस्ट नेबरिंग कंट्री म्यांमार, म्यांमार में इलेक्शन होता ही है, अक्सर वहाँ पर इलेक्शन होते हैं और वहाँ का रूलर्स को पीपल इलेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क यही है कि जैसे इलेक्ट होते हैं वहाँ का रूलर, क्या रूलर का पास पावर रहता है, मेजर डिसीजन टेकिंग पावर क्या रूलर का पास रहता है, या तो रूलर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिमोट कंट्रोल बन करके रह जाते हैं। तो ऐसा ही होता है म्यांमार में, अक्सर वहाँ का मिलिट्री जो है इतना पावरफुल है, पावरफुल इस सेंस में नहीं कि वहाँ का मिलिट्री जो है इंडिया का मिलिट्री से स्ट्रांग है, इस सेंस में नहीं,
मतलब कहने का मतलब ये कि वहाँ का मिलिट्री जो है वहाँ का गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर रखते हैं, गवर्नमेंट को ओवर रूल करते हैं वहाँ का मिलिट्री। और इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में जो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट का अकॉर्डिंग मिलिट्री यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। बट वहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट को चलाते हैं और अक्सर मिलिट्री का पास रिमोट कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, ठीक है। सो उस केसेस में हम कैसे कहेंगे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो ये एक बात हुआ कि मेजर डिसीजन जो है अब वो कौन ले रहा है, इलेक्टेड रूलर्स मेजर डिसीजन ले रहा है तो वो डेमोक्रेसी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इलेक्शन तो हो रहा है और रूलर जो है पीपल ही इलेक्ट कर रहा है, बट जब मेजर डिसीजन जब लेने का बात आता है तो इलेक्टेड रूलर्स मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कोई उनको रिमोट कंट्रोल के तरह वहां पर यूज कर रहा है, तो उस केसेस में उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब इलेक्शन सिर्फ होना ही यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इलेक्शन कैसे हो रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि नहीं, दैट मीन्स इलेक्शन जो हो रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि नहीं, ये भी पॉइंट हमको देखना होगा। कहने का मतलब कहीं अगर इलेक्शन जो हो रहा है मनी एंड मसल पावर का बल पर अगर इलेक्शन हो रहा है, या तो किसी को गन पॉइंट पर डरा करके धमका करके वहां पर वोट देने के लिए मजबूर करते हैं, तो उस केसेस में जो भी गवर्नमेंट वहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स रूलर को जो पीपल ने इलेक्ट किए तो पीपल ने अपना विश से नहीं किए, डर के कारण गन पॉइंट पर वो लोगों ने रख करके उन लोगों से वोट दिलाया गया, तो उस केसेस में दैट मीन्स कहने का मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। और साथ साथ इलेक्शन क्या रेगुलरली हो रहा है, जिसकी प्रेजेंट है इंडिया का बात करेंगे, जनरली एवरी 5 years में यहाँ पर इलेक्शन होती है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि कभी 7 years 8 years पास हो गया उसके बाद भी इलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत इरेगुलरिटीज चल रहा है इलेक्शन जो कंडक्ट करने में, तो उस केसेस में हम इसको कैसे कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है। इलेक्शन भी स्टिपुलेटेड टाइम में, दैट मीन्स वहाँ पर रेगुलर बेसिस में इलेक्शन भी होना चाहिए। और साथ साथ वन अब जो वोटिंग के जरिए पीपल इलेक्ट तो कर रहे रूलर्स को, तो वो वोटिंग कैसा है, 1 person 1 vote 1 value है कि नहीं। क्या ऐसा तो नहीं जैसे कि प्रेजेंट डे का बात एग्जांपल आपको बता दो कि अंबानी जो है, ठीक है, रिच पर्सन है, तो अंबानी अगर वोट देंगे तो उनका काउंटिंग 2 होगा, और कॉमन पीपल वोट देंगे उनका काउंटिंग जस्ट 1 होगा, क्योंकि वो तो कॉमन पीपल है ना, पुअर पीपल है ना। क्या ऐसा तो नहीं, ऐसा सिस्टम तो नहीं है 1 person = 1 vote कास्ट करेंगे, 1 vote का 1 value काउंट होना चाहिए। क्या यही सिस्टम चल रहा है, तो सही, नहीं तो उसको डेमोक्रेटिक नहीं मानेंगे। दैट मीन्स कौन कंट्री डेमोक्रेटिक है सही मायने में या नहीं है, उसको अच्छी तरह से जानने के लिए हमको डेमोक्रेसी का फीचर्स पर हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करना होगा, देखना होगा। तो ये आज हम लोग जो डिस्कस किए व्हाट इज डेमोक्रेसी, अब हम लोग कल से डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। गुड इवनिंग सभी बच्चों। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में फर्स्ट फीचर जो है ये है आपका मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ये फर्स्ट फीचर हुआ, ठीक है। और फीचर ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग क्यों डिस्कस करेंगे, ये इसीलिए डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग किसी भी कंट्री में सिर्फ इलेक्शन हो रहा है तो सिर्फ इसको देख कर के हम ये ना कहे कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। और भी बहुत सारा इसमें फीचर्स है, ठीक है, उसको हम लोगों को बहुत डिटेल में देखना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ वो कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो यहाँ पर हम लोग यही पढ़ेंगे कि किसी भी कंट्री में सिर्फ इलेक्शन होना ही वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है हम ये नहीं कह सकते हैं। हमको ये देखना होगा कि इलेक्शन तो हो रहा है और इलेक्शन होने के बाद जो डिसीजन जो ले रहे, मेजर डिसीजन जो ले रहा है, वो क्या इलेक्टेड लीडर्स ही ले रहे हैं या तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल का तरह काम कर रहे। दैट मीन्स मेजर डिसीजन लेने वाले और कोई है,
और हम लोगों ने जिनको वोट दे करके इलेक्ट किए वो मेजर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनका पास वो पावर नहीं है, तो उस केसेस में हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक केस स्टडी करेंगे इसको और आसानी से समझने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान का केस, इसको देखिए, ठीक है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो है, जनरल परवेज मुशर्रफ जो है, इन्होंने मिलिट्री कू, COUP, दैट मीन्स मिलिट्री कू, इसको जो प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं COUP को, इसको प्रोनाउंसिएशन जो करते कू करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 को अक्टूबर का मंथ में मिलिट्री कू वहां पर करते हैं। और इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिलिट्री कू का मतलब क्या है ये समझिए, ठीक है। वायलेंट एंड इलीगल, वायलेंट एंड इलीगल चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, उसको इलीगल वे में और वायलेंट वे में चेंज कराना। अगर गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जैसे कि प्रेजेंट डे में इंडिया में जो NDA का गवर्नमेंट जो है, इसको चेंज करना होगा तो इलेक्शन होगा लीगल वे में। एवरी आफ्टर 5 years इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन में जो विनिंग पार्टी रहते वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, इस तरह से गवर्नमेंट चेंज होते। बट यहाँ पर मिलिट्री कू कहने का मतलब, मिलिट्री जो है, परवेज मुशर्रफ उस समय जनरल थे, मिलिट्री का हेड थे, तो इन्होंने कू के जरिए, दैट मीन्स इलीगल वे में, वहां का जो गवर्नमेंट जो है चेंज कराया। दैट मीन्स गवर्नमेंट से पावर अपना हाथ में ले लिए, इलीगल वे में, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, इलीगली वहां इन्होंने गवर्नमेंट का पावर अपना हाथ में लिए। कब? 1999 में। और उसके बाद इन्होंने ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो वहां पर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट था, उस समय नवाब शरीफ का गवर्नमेंट था, तो उस गवर्नमेंट को इन्होंने हटा दिया, ओवरथ्रू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को डिक्लेयर किया इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, दैट मीन्स कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया अपने आप को। प्रेजेंट डे में इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन हो सकता है? तो रियल में अगर देखेंगे, इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कि पूरा गवर्नमेंट जो है उन्हीं का डिसीजन का अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पाकिस्तान में भी उस समय का जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनको ही जनरली वही चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। बट यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किए कि इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और इनको तो किसी ने इलेक्ट करके तो चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए नहीं थे, ठीक है। तो ये सिचुएशन वहां पर हुआ। और उसके बाद फिर से देखिए, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और अपने आप को इन्होंने पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी इन्होंने डिक्लेयर किया। किसने किया ऐसा? जनरल परवेज मुशर्रफ ने, ठीक है। तो इनको किसी ने प्रेसिडेंट नहीं बनाया, अपने आप को इन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज किया और ये अपने आप को डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बोल करके। कब? 2002 में। ओके, सॉरी, इन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद, ठीक है, और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट तो डिक्लेयर कर दिया इन्होंने अपने आप को, तो ये इलेक्शन तो हुआ नहीं है, तो इसको एक लीगल एक सेट देने के लिए, ठीक है, दैट मीन्स लोग इसको अब एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो इसीलिए इन्होंने तो प्रेसिडेंट वो जैसे वो बन गए, वहां पर अपने आप को डिक्लेयर कर दिए। अब इसको एक लीगल फॉर्म देने के लिए इन्होंने 2002 में वहां पर एक रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम, ठीक है। तो रेफरेंडम क्या होता है, इस चीज को आप सुनिए, ठीक है। रेफरेंडम कराया, रेफरेंडम मतलब जैसे कि इन्होंने एक तरह से रेफरेंडम को हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन भी कह सकते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन का ही फॉर्म है रेफरेंडम, ठीक है। तो रेफरेंडम में क्या होती है कि जैसे कि इंडिया का केसेस देखते हैं, इंडिया में भी रेफरेंडम हुआ है, गोवा में हुआ है 1967 में हुआ है, सिक्किम में हुआ है 1975 में हुआ है, और इसी तरह से पहले दो ही केसेस पढ़ते। गोवा में 1967 में रेफरेंडम करवाया था, तो ये रेफरेंडम करवाया था कि गोवा जो है इससे पहले एक यूनियन टेरिटरी थे, ठीक है,
और 1967 में जो रेफरेंडम करवाया तो इसीलिए करवाया था कि वहाँ का जो लोग जो है, वहाँ का जो लोग है, उन लोगों से डायरेक्टली यहाँ पर एक रेफरेंडम, दैट मीन्स जनमत संग्रह के जरिए उन लोगों से अपना ओपिनियन लिया जाए कि वहाँ का जो गोवा का लोग जो है क्या महाराष्ट्र जो स्टेट है उसका पार्ट बनना चाहते हैं, या तो गोवा जो एक यूनियन टेरिटोरी था तो यूनियन टेरिटोरी में ही रहना चाहते हैं। तो रेफरेंडम जब कराए 1967 में, तो वहाँ का मेजोरिटी पॉपुलेशन का कहना यही था कि रेफरेंडम में वो लोगों का जो ओपिनियन यही था कि वो लोग एक यूनियन टेरिटोरी का तरह ही रहना चाहते हैं। तो वो यूनियन टेरिटोरी रहा और बाद में जाकर के गोवा एक स्टेट बना। और इसी तरह से सिक्किम का बात करेंगे 1975 में। सिक्किम इससे पहले 1975 से पहले अगर देखेंगे, सिक्किम एक कंट्री का तरह ही था। वहाँ पर एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था, ठीक है। और 1975 में सिक्किम में एक रेफरेंडम कराया, और उस रेफरेंडम कराने का मकसद ये था कि वहाँ पर जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था उसको एबोलिश कराने के लिए लोगों से ओपिनियन मांगा गया। दैट मीन्स रेफरेंडम करवाया, दैट मीन्स लोगों से ओपिनियन मांगा गया कि लोग क्या सिक्किम में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को खत्म करना चाहते, यस और नो में होता है जनरल रेफरेंडम। तो और दूसरा चीज यहाँ पर यह था कि क्या सिक्किम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं। तो यस और नो में वहाँ पर ओपिनियन देना होता है। तो 1975 में सिक्किम में यही हुआ कि रेफरेंडम जो कराया गया, तो उस रेफरेंडम के जरिए जो मैक्सिमम पीपल का ओपिनियन यही था कि वहाँ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो लोग एंड करना चाहते और वो लोग इंडिया का पार्ट बनना चाहते। तो उसके बाद सिक्किम भी इस तरह से इंडिया का पार्ट बन गया। और सेम थिंग आप देखेंगे 1947 में सिलहट, ये प्रेजेंट डे का अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश का एक सिटी है, ठीक है, वहाँ पर रेफरेंडम हुआ था। तो ये 1947 में हुआ था। तो 1947 में ये रेफरेंडम हुआ था वहाँ पर। तो ये इसीलिए हुआ था कि ये असम और बांग्लादेश का एडजॉइनिंग एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो रेफरेंडम इसीलिए हुआ था वहाँ पर ताकि वहाँ का लोगों से ओपिनियन लिया जाए डायरेक्टली, ठीक है। फिर भी बोल रहा हूँ ये रेफरेंडम, और रेफरेंडम जो है एक तरह से एक डायरेक्ट इलेक्शन का तरह ही है। तो वहाँ का लोगों से डायरेक्ट ओपिनियन लिया जाए कि वो लोग क्या असम, जो उस समय इंडिया का जो स्टेट है, असम का पार्ट बनना चाहते, दैट मीन्स इंडिया का पार्ट बनना चाहते, या तो उस समय का पाकिस्तान में मर्ज होना चाहते। तो उस समय तो पाकिस्तान था, इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे प्रेजेंट का बांग्लादेश को। तो वो लोगों ने, ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन यही था कि वो लोग उस समय का ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं। और ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट डे का बांग्लादेश है, और प्रेजेंट डे में ये सिलहट जो है बांग्लादेश का एक सिटी है, बांग्लादेश का पार्ट है। तो इस तरह से वहाँ पर भी रेफरेंडम हुआ था, ठीक है। दैट मीन्स इंडिया का रेफरेंडम आपको बता दिए, गोवा में हुआ, सिक्किम में हुआ, और भी कुछ कुछ है, ठीक है। और ये हो गया आपका रेफरेंडम। जनरली गवर्नमेंट चेंज करने के लिए तो जनरली इलेक्शन होते, और रेफरेंडम होता है जनरली इस तरह का सिचुएशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया गोवा में, सिक्किम में, या तो किसी एक लॉ को चेंज करने के लिए हो, तो उस केसेस में रेफरेंडम कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी 2002 में, कब, 2002 में वहाँ पर रेफरेंडम करवाया। तो क्यों करवाया? ये इसीलिए करवाया कि इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किए थे। अब इसको एक लीगल फ्रेम में सेट करना होगा ना, एक लीगल रूप देना होगा, तो इसलिए इन्होंने वहाँ पर 2002 में एक रेफरेंडम करवाया। और रेफरेंडम कराने के बाद वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन यही रहा कि हाँ, जनरल परवेज मुशर्रफ जो है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना रहना चाहिए। तो उसके बाद इनका टर्म जो है और 5 इयर्स के लिए बढ़ाया गया। 2002 में रेफरेंडम हुआ तो और 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड हुआ। किंतु बहुत सारा यहाँ पर मीडिया है, पाकिस्तान का बहुत सारा मीडिया का कहना है, ह्यूमन राइट्स का कहना है कि जो रेफरेंडम मुशर्रफ ने करवाया था वो एक्चुअली पूरी तरह से फ्रॉड था, ठीक है, पूरी तरह से फ्रॉड था, ठीक है, लीगल नहीं था, वो लीगल था, पूरी तरह से फ्रॉड था और मेल प्रैक्टिसेस था पूरी तरह से। ओके, तो अब रेफरेंडम जो हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद 2002 में अगर देखेंगे, अगस्त 2002 में फिर से
जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक ऑर्डर रिलीज किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर रिलीज किया। और इस ऑर्डर रिलीज करने के बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा अमेंडमेंट वगैरह किया गया। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किया गया, ठीक है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चेंजेस लाया गया। और वो चेंजेस क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, वो ऑर्डर क्या था? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ठीक है। ये इश्यू किसने किया? जनरल परवेज मुशर्रफ ने, ठीक है, जो उस समय वहां का प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर रिलीज किया, इश्यू किया। और उस ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा अमेंडमेंट करने का काम हुआ, ठीक है। और ये ऑर्डर में क्या था? तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, ओके, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। तो प्रेसिडेंट को इतना पावर दिया गया कि प्रेसिडेंट जो है, दैट मीन्स जनरल परवेज मुशर्रफ जो है, नेशनल असेंबली को भी डिसमिस कर सकते हैं, प्रोविंशियल असेंबली को भी डिसमिस कर सकते हैं। दैट मीन्स नेशनल असेंबली जस्ट लाइक इंडिया में अब प्रेजेंट डे का पार्लियामेंट आप समझो, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि इंडिया में जो पार्लियामेंट जो है उसी तरह से वहाँ का नेशनल असेंबली समझो, तो उसको प्रेसिडेंट जो है डिसमिस कर सकता है, प्रोविंशियल असेंबली को भी वो डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पावर दिया गया प्रेसिडेंट को। दैट मीन्स पावर जो है टोटली अब प्रेसिडेंट अपना कंट्रोल में ले रहे हैं, ठीक है। और वो प्रेसिडेंट अपना कंट्रोल में ले रहा है जिनका इलेक्शन ही नहीं हुआ है। तो इलेक्शन के नाम में इन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम कराया, और वो भी कह रहा है बहुत सारा ह्यूमन राइट्स और वहाँ का मीडिया कह रहा है वो था टोटली फ्रॉड, ओके। तो उसके बाद दूसरा चीज देखिए, वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट। वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब सिविलियन कैबिनेट का वर्क जो है, मिलिट्री जो है, मिलिट्री का एक काम देखिए। जैसे कि इंडिया का केसेस में देखो, मिलिट्री इंटरफेयर नहीं करते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में। मिनिस्टर से हमारा कैबिनेट है, वो अपना स्टेट का मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, वो टोटली कैबिनेट है, वो सब अपना मैटर को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वो सब देखते हैं, मिलिट्री उस पर इंटरफेयर नहीं करते। इवन हम लोग ये करते हैं कि गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं यहाँ पर कि अगर इंडिया पाकिस्तान का बिटवीन में डिस्प्यूट है, इंडिया चाइना का बिटवीन में डिस्प्यूट है, तो वहाँ आर्मी को सेंड करना है नहीं करना है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को हम लोगों ने इलेक्टेड किए है ना। तो इसका जस्ट अपोजिट अगर पाकिस्तान का बात करेंगे, उस समय क्या था? वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसको भी सुपरवाइज करते थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो थे उसमें टोटली कौन लोग होते थे? मिलिट्री ऑफिसर्स वगैरह। दैट मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी टोटली किसका कंट्रोल में था? मिलिट्री का कंट्रोल में। एडमिनिस्ट्रेशन प्रेजेंट डे में इंडिया में किसका कंट्रोल में रहेंगे? हमारा कैबिनेट का कंट्रोल में रहेगा, हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल में रहेंगे, जिन लोगों को हम लोगों ने वोट दे करके इलेक्ट किए, ठीक है, उसका कंट्रोल में रहते हैं और रहना भी चाहिए। बट इसका जस्ट अपोजिट वहां पर पाकिस्तान में किसका कंट्रोल में था? मिलिट्री ऑफिसर्स का कंट्रोल में, ठीक है। तो आफ्टर पासिंग दिस लॉ, जैसे ही ये लॉ पास हुआ उसके बाद पाकिस्तान में बहुत सारा इलेक्शन वगैरह हुआ ये, ठीक है, और गवर्नमेंट फॉर्मेशन का काम भी किया ये। बट यहाँ पर बात यही है कि रिमोट कंट्रोल किसका पास रहा? मिलिट्री का पास। तो रिमोट कंट्रोल मिलिट्री का पास रहा, और हम लोगों ने वोट दे करके इलेक्ट तो कर रहे हैं गवर्नमेंट को, बट उस गवर्नमेंट का पास कोई पावर ही नहीं है, और उस गवर्नमेंट को एक रिमोट कंट्रोल का तरह मिलिट्री चला रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परवेज मुशर्रफ आप कह सकते हो कि उस समय डेमोक्रेसी था? परवेज मुशर्रफ का टाइम में क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी था? क्या आप कह सकते हो? आप कमेंट में आंसर लिखिएगा, ठीक है। कमेंट में आंसर लिखिएगा यस और नो, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और सेकेंड फीचर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कल, फ्री एंड फ्योर इलेक्ट्रोल कंपटीशन। ये सेकेंड फीचर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सभी बच्चों। हम लोग कल डिस्कस किए थे पाकिस्तान का बारे में, दैट मीन्स जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, उनका जो रूल था पाकिस्तान में, तो उस समय क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री था? तो आंसर यही था कि डेफिनेटली नो, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था जब तक पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ का रूल रहा, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं थे।
ठीक है ना। सो वहीं पर एक थोड़ा बॉक्स में से कुछ एक बॉक्स में कार्टून दिया था, तो वहीं से हम लोग तो उस कार्टून को देखते। वो कार्टून में सीरिया का बारे में दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है सीरिया आपके, ठीक है, आप देख रहे हो ये एशिया कंटिनेंट में ही है। और इसका सराउंडिंग का जो कंट्रीज वगैरह जो है, सीरिया का सराउंडिंग्स का कंट्री तुर्की, इराक, जॉर्डन, ठीक है, लेबनान, ये इजराइल, ये सब इसका सराउंडिंग्स में है। तो क्या ये कंट्री भी डेमोक्रेटिक है या नहीं, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। और ये जनरली एक कार्टून में दिया था, तो उस कार्टून को हम लोग पहले देखते हैं। कार्टून यही है, ठीक है। हाँ, ये सीरिया होगा, है ना। तो क्या सीरिया डेमोक्रेटिक है या नहीं है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग इस तरफ जो चलते, ठीक है। सीरिया इज अ स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री, दैट मीन्स वेस्ट एशिया में ये छोटा सा कंट्री है, ठीक है। द रूलिंग बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल अलाइज, इस सेंटेंस का सही से देखिए। रूलिंग बाथ पार्टी, कौन सा पार्टी रूल कर रहा है वहां पर, बाथ पार्टी, ठीक है। एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल अलाइज, दैट मीन्स एक पार्टी तो हो गया बाथ पार्टी, उसके साथ साथ इसका जो अलायंस है, ठीक है, इसका अलायंस में जो वहाँ छोटा छोटा और भी पार्टी है, ठीक है, उसके अलावा आके और अदर पार्टीज को वहाँ पर कोई अलाउ नहीं है। दैट मीन्स अदर पार्टीज को वहाँ पर कोई इलेक्शन कंटेस्ट करने का किसी का कोई परमिशन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से यही कंक्लूजन आता है कि सीरिया में देखने से, और अगर आप गूगल वगैरह में सर्फिंग भी कीजिएगा, तो क्या सीरिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो बहुत जगह दिखाएगा हम मल्टी पार्टी सिस्टम है। दैट मीन्स एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, बट वो पॉलिटिकल पार्टीज का क्या अपना इंडिपेंडेंटली लड़ सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ यही बोल रहा है कि सीरिया में मेन पार्टी तो बाथ पार्टी है, ठीक है। उसके बाद बाकी जितना भी पार्टी है वो कोई इसका अपोजिशन का नहीं है, सभी इसी का अलायंस का पार्टी है। तो कहने का मतलब यही न हुआ कि जस्ट नेम के लिए बहुत सारा पार्टी बना दिया छोटा मोटा, बट वो सभी पार्टी किसका अलायंस है, वो सभी पार्टी बाथ पार्टी का अलायंस है, उसी के लिए काम करता है। तो वहां पर कहने का मतलब यही हुआ कि एक सिंगल पार्टी सिस्टम ही है, ठीक है। तो एक सिंगल पार्टी सिस्टम ही काम कर रहा है। तो जहाँ सिंगल पार्टी सिस्टम ही है, तो लोगों को कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपना गवर्नमेंट चेंज करने को, तो गवर्नमेंट चेंज करने को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो उसको हम डेमोक्रेसी कैसे कहेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा आप पिक्चर में सीरिया है ना, सीरिया में यहाँ पर देखिएगा डेमोक्रेसी जो दिखा रहा है, डेमोक्रेसी, ओके। और इस डेमोक्रेसी में यहाँ पर आप देखिएगा ये लीव्स है, दैट मीन्स डेमोक्रेसी एक फीमेल फिगर में शो किया है। और उस फीमेल फिगर का जो हेड जो है वहाँ पर एक क्राउन जो है, ठीक है, क्राउन ये लीव्स से बना हुआ है, क्राउन ऑफ लीव्स वहाँ पर दिख रहे होंगे, पत्ते से जो दिखाई रहे हैं ना, क्राउन ऑफ लीव्स। तो इसका भी मतलब क्या है, क्राउन ऑफ लीव्स इन डेमोक्रेसी, व्हाट डज इट शो, ये क्या शो करता है, क्या दिखाता है। तो क्राउन ऑफ लीव्स इन डेमोक्रेसी एक्चुअली शोज विक्ट्री, दैट मीन्स क्राउन ऑफ लीव्स इन डेमोक्रेसी क्या शो करता है, विक्ट्री शो करता है। तो विक्ट्री तो शो करता है, ठीक है, किंतु डेमोक्रेसी को क्या सीरिया में यहाँ एंट्री का परमिशन दिया गया है, क्या सीरिया में डेमोक्रेसी को एंट्री का परमिशन दिया है, नहीं। डेमोक्रेसी कहाँ है, बाहर खड़े हैं। और सीरिया में देखिएगा यहाँ पर भीतर से गेट से क्या बोल रहा है, नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म, जब तक ये फॉर्म नहीं फिल करोगे तुमको एंट्री नहीं है, किसको, डेमोक्रेसी को। एंड बिकम अ मेंबर इन ऑल बाथ पार्टी, तो पहले किसका मेंबर होना होगा, ऑल बाथ पार्टी का मेंबर होना होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर, यही बोल रहा है। दैट मीन्स जब तक उस पार्टी का मेंबर नहीं बनेंगे तो आप वहां पर आपका कुछ नहीं चलने वाला है, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल इलेक्शन वगैरह भी कंटेस्ट नहीं कर पा सकते हो। तो इसीलिए सीरिया जो है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मेक्सिको का और चाइना का बारे में भी, वो तो हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले और देखिए, हाँ, सीरिया में ये जो ऑल बाथ पार्टी जो है
रूलिंग कर रहा है 1963 से शायद, हाँ 1963 से ही, ठीक है। और 1963 भी नहीं, 66 से कर रहा है शायद। ओके, तो इसमें देखिएगा ये ही व्यक्ति था जो 1971 से 2000 तक कंटिन्यूस रूल किए। 1971 से 2000 तक कंटिन्यूस रूल करने वाले, सीरिया में रूल करने वाले पर्सन यही थे, हाफिज अल असद, ठीक है। हाफिज अल असद 1971 से 2000 तक कंटिन्यूस रूल किए। तो डेमोक्रेसी में ये भी कहते हैं कि अगर कोई एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कंटिन्यूसली इलेक्शन जीतते आ रहा है, तो वहाँ पर भी आपको समझना होगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। और इसका तो गड़बड़ी आपको क्लियरली दिखाई दिया है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर काम कर रहा है, बाकी को कोई अलाउ ही नहीं है, ठीक है। जस्ट नाम के लिए पॉलिटिकल पार्टी, बाकी उसी पार्टी का, मेन पार्टी का अलायंस के रूप में काम कर रहा है। ओके, अब ये व्यक्ति जो है हाफिज अल असद, इनका डेथ होता है 2000 में। और उसके बाद फिर इन्हीं का सन जो है, इन्हीं का बेटा जो है, ये है बशर अल असद, ठीक है। हाँ, बशर अल असद, और ये रूल कर रहा है फिर 2000 से अभी कंटिन्यू ये रूल कर रहा है फिर वहाँ पर। ओके, तो देखिए कितना एक लॉन्ग ड्यूरेशन से एक ही फैमिली का लोग इस तरह से रूल करते आ रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टी भी वहाँ पर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, देखने के लिए ही मल्टी पार्टी है, तो इसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे सीरिया को, ठीक है। और ये कार्टून का ही जस्ट एक्सटेंडेड फॉर्म हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ, अमन भी अक्सर बोलते रहते कि सर एक पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, अगर हम छूट छोड़ देते तो फिर ये हमको बीच में हाँ नॉक कर देते, तो अच्छा है कि हम लोग कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद फिर हम अब पढ़ेंगे चाइना का बारे में और मेक्सिको का बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों। सो आज हम लोग डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का। ये सेकेंड फीचर है, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन्स। दैट मीन्स जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, अर्थात किसी भी कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री तभी कहेंगे कि वहाँ पर इलेक्शन होना ही काफ़ी नहीं है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर वे में होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रल कंपटीशन जो होती है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, तभी हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे। नहीं तो सिर्फ इलेक्शन होने से हम ये नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो चलो अब हम देखते हैं चाइना का बारे में, हमारा नेबरिंग पड़ोसी कंट्री चाइना का बारे में देखते हैं। सो चाइना जो है, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। चाइना में इलेक्शन रेगुलरली होते हैं, जैसे कि एवरी 5 ईयर्स में, जैसा इंडिया में होते हैं उसी तरह से चाइना में भी एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन होती है। और वो इलेक्शन जो क्यों होती है, इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट, कंट्री का जो पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं चाइना में। और वो इलेक्शन किस लिए होते हैं, कंट्री का पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए। और वहाँ का पार्लियामेंट को, वहाँ का जो लैंग्वेज जो है उसमें कहते हैं क्वांगवो, रेनमिन, दाई बायो और दाहुई, ठीक है। ये वहाँ का लैंग्वेज है। तो इसको इंग्लिश में नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कहते। नेशनल पीपल्स कांग्रेस मतलब चाइना का पार्लियामेंट है, ठीक है, जैसे कि इंडिया का संसद हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस का इलेक्शन के लिए वहाँ पर एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन होती है। और मोर देन 3000 मेंबर्स, मोर देन 3000 मेंबर्स इलेक्ट होते इस नेशनल पीपल्स कांग्रेस में, ठीक है। मोर देन 3000 मेंबर्स इलेक्ट होते। तो यहाँ तक तो ठीक है, सब कुछ ओके। अब जस्ट लाइनिंग चेंज करते हैं ना। ओके, नाउ बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, अब देखिए जस्ट बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन एक कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये बहुत सा अजीब सा बात है कि कोई भी कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये बोल रहा है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। दैट मीन्स चाइना में एकमात्र लार्ज पार्टी जो है वही है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो और
किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा बोल रहा है, किससे? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। तो आप ही सोचिए, इंडिया का केसेस में सोचिए, प्रेजेंट डे में क्या किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले क्या बीजेपी से हम पहले परमिशन लेंगे, अप्रूवल लेंगे? जरूरी नहीं है ना। तो अगर हम लोगों को किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले हम बीजेपी से ही परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो यहाँ तक तय है कि बीजेपी ही अक्सर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टी को तो कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही नहीं। तो यही तो सिस्टम चाइना में है। सो अब देखिएगा, जस्ट लाइन चेंज कीजिएगा, ओनली द मेंबर्स only the members of Chinese Communist Party or smaller smaller parties allied to it were permitted to contest election in 2002-2003। अगर 2002 एंड 2002-3 का जो इलेक्शन हुआ था वहां पर, अगर उस इलेक्शन को अगर देखेंगे, ठीक है, चाइना में जो इलेक्शन हुआ 2002-3 में, उस इलेक्शन को अगर देखेंगे, वहां पर जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस में जो इलेक्टेड होने वाले लोग कौन थे? वो लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोग थे जो लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर थे। अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं भी था तो वो लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही जो पार्टनर जो है, ठीक है, उसी का एलाइड जो पार्टीज जो है, अदर 8 पॉलिटिकल पार्टी से जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही एलाइड पार्टनर है, तो या तो उसका मेंबर थे या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर थे। बाकी किसी को वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कोई भी वहां पर अप्रूवल नहीं मिला था। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखने के लिए चाइना में जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक बड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अलावा 8 स्मॉल स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज है। बट ये 8 स्मॉल स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो चाइना से बाहर का लोगों को दिखाने के लिए कि चाइना एक मल्टी पार्टी सिस्टम की तरह काम कर रहा है, बट रियलिटी ये है कि वो सभी 8 पॉलिटिकल पार्टीज जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही ब्रांचेस से, उसी का ही वो पार्ट है, ठीक है, उसी का एलाइड पार्टनर है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एलाइड पार्टनर है। तो यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले या तो वही 8 पॉलिटिकल पार्टीज जो चाइनीज कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी का एलाइड पावर है उसका मेंबर होना है, नहीं तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना में एग्जिस्टिंग जो वर्क कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है, वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और जहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी वर्क कर रहा है तो उसको हम डेमोक्रेसी कैसे कहेंगे? अब ये जो चाइना का नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का लोग ही वहां पर इलेक्ट होकर के जा रहा है। और ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, वहां का पार्लियामेंट जो है, वो अपॉइंट करते, इलेक्ट नहीं, अपॉइंट करते प्रेसिडेंट को। दैट मीन्स प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का पावर किसका पास है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस का पास ये पावर है, ठीक है। और जनरली इससे पहले रूल था चाइना में कि कोई भी प्रेसिडेंट जो है सिर्फ 2 टर्म्स के लिए ही वहां पर प्रेसिडेंट रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बट जिनपिंग जब से वहां का प्रेसिडेंट बने, जिनपिंग, ठीक है, जब से प्रेसिडेंट बने उसके बाद वो जिनपिंग जो है वो लाइफ टर्म के लिए वो प्रेसिडेंट बन गए वहाँ का। ओके, तो जिनपिंग यही व्यक्ति है, ठीक है, यही व्यक्ति है जो जिनपिंग, जो दुनिया में अभी पूरा तहलका मचा करके रखी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है, पीपल का पास कोई चॉइस नहीं है कि रूलिंग पार्टी चूज करने का, ठीक है। और पीपल्स वही उन्हीं कैंडिडेट को वोट देना होगा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो चाइना में देखेंगे, ऑलवेज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही गवर्नमेंट फॉर्म करता है, ऑलवेज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही फॉर्म करते हैं। तो आप कहिए, क्या चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं? बताइएगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तक ही इतना ही तक रखेंगे हम लोग, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा, और हम लोग अमेरिका की तरफ चलेंगे। दैट मीन्स कल हम लोग थोड़ा मेक्सिको की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा टिकट बुकिंग करेंगे पहले, ठीक है, चाइना तक ही रहने देते आज। ओके, बाय बाय, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। गुड आफ्टरनून सभी सोशल साइंस के फौज। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ये डेमोक्रेसी का
फीचर्स हम लोग पढ़ रहे थे। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, डेमोक्रेसी का फीचर्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किए थे चाइना का बारे में, और हम लोगों ने यही कंक्लूड किए थे कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, और क्यों नहीं है वो अभी डिस्कस किए थे। सो आज हम लोग डिस्कस करते हैं मैक्सिको का बारे में। और ये मैक्सिको जो है प्रेजेंट डे मतलब मैक्सिको जो है, अगर कंटिनेंट का अकॉर्डिंग देखेंगे, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट का साउदर्न पार्ट में है। वो मैप भी दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, सो आज हम लोग डिस्कस करते मैक्सिको क्या डेमोक्रेटिक कंट्री था या है या नहीं प्रेजेंट डे में, उस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। सो हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। मेक्सिको में एवरी 6 ईयर्स में वहाँ पर इलेक्शन होता है, और वो इलेक्शन इसीलिए होता है ताकि वहाँ का प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सके। ठीक है, दैट मीन्स से डेमोक्रेसी का फीचर है। सही है कि इसको डेमोक्रेटिक कंट्री मान सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है एवरी 6 ईयर्स में, और वो इलेक्शन किस लिए हो रहा है, वहाँ का प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। तो हम इसको डेमोक्रेटिक कंट्री मान सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट नेक्स्ट पॉइंट भी देखेंगे। ओके, कंट्री हैज नेवर बीन अंडर डिक्टेटर एंड मिलिट्री रूल। और सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि मेक्सिको जो है कभी भी डिक्टेटोरियल रूल वहाँ पर नहीं रहा है, मिलिट्री रूल वहाँ पर नहीं रहा है। तो इस पॉइंट व्यू से भी अगर देखेंगे तो मेक्सिको एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, अब हम लोग चलते और थर्ड स्टेट पर। हाँ, अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन। अपोजिशन पार्टी भी वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों फीचर्स जो है, ऑल दिस थ्री फीचर्स शो अस प्रूव अस दैट मेक्सिको इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, यहाँ तक तो ये मालूम पड़ा। बट यहाँ पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क तब आता है, इस लाइन को देखिएगा, बट नेवर मैनेज टू विन। दैट मीन्स अपोजिशन पार्टी इलेक्शन तो कंटेस्ट करते हैं, किंतु जीतते कभी भी नहीं है। तो डेमोक्रेसी में यही कहा जाता है, अगर अपोजिशन पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं बट कभी भी जीत नहीं रहे, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी कंटिन्यूसली इलेक्शन जीत रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ कुछ लोचा है ना, कुछ तो लोचा है। दाल में कुछ तो काला है। तो चलते हैं, वो कौन सा पार्टी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखेंगे वो कौन सा पार्टी है कि वहाँ पर अक्सर इलेक्शन वही जीतता है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी है PRI, शॉर्ट में कहते हैं PRI, और इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, पार्टी का नाम भी उल्टा ही है, PRI। तो पार्टी पार्टी रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, किंतु ये पार्टी काम ही उल्टा करता है, इसीलिए इसका नाम भी उल्टा से आ रहा है। PRI में आई से इंस्टीट्यूशनल, आर से रिवोल्यूशनरी, एंड पी से पार्टी। ठीक है, ये पार्टी का फुल फॉर्म है, और जनरली 1 मार्क में यहाँ से क्वेश्चन भी सेट करता है। ओके, अब ये पार्टी रूल करते हैं मैक्सिको में कंटिन्यूसली 2000 तक। दैट मीन्स 2000 तक इस पार्टी ने मेक्सिको में रूल किया है। तो कब से क्वेश्चन माइट अराइज इन योर माइंड बट नेवर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इस पॉइंट पर डिस्कस नहीं किया है बुक में कि कब से। तो जनरली ये 1930 में अगर देखेंगे, मेक्सिको जो है 1930 में ये PRI पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। 1930 भी नहीं, 1929 में भी ये फॉर्मेशन हुआ था इस पार्टी का, किंतु उस समय इस पार्टी का नाम कुछ अलग था, बाद में पार्टी का नाम चेंज हुआ है। ठीक है, तो 1929 से अगर हम यहाँ पर लेके चलेंगे 2000 तक, कहने का मतलब अप्रोक्स 71 ईयर्स कंटिन्यूसली एक ही पार्टी मेक्सिको में रूल करता रहा। तो अब ये पॉसिबल कैसे है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी कंटिन्यूस 71 ईयर्स तक रूल करते रहे? तो ये तो बहुत ही बड़ा एक कुछ क्वेश्चन मार्क है ना। तो चलते ये कैसे पॉसिबल है, हाउ एंड वाई, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ तक अभी जो भी हम लोगों ने देखे कि सारा चीज़ तो यहाँ पर
डेमोक्रेसी में जो हो रहा था वही चीज़ वहाँ पर था, तो हम इसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है कैसे कहेंगे। हाँ, एक ही चीज़ हमको यहाँ पर कुछ डाउट एक ही चीज़ था कि लास्ट 71 ईयर्स से एक ही पॉलिटिकल पार्टी कंटिन्यूसली इलेक्शन जीतते आ रहे थे, उसी का गवर्नमेंट था। ये हम लोगों में थोड़ा सा लोचा था, दाल में कुछ काला था। तो चलते हैं देखते हैं कि वो क्या चीज़ था, क्या पला था ये पीआरआई कि ये अक्सर इलेक्शन जीतते ही रहे। तो हाउ एंड वाई। ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल PRI used dirty tricks to win the election. That means फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया, डॉटी ट्रिक्स का यूज करते थे इलेक्शन को जीतने के लिए। ठीक है, इसीलिए तो टॉपिक था फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन। इलेक्ट्रल कंपटीशन जो है फ्री एंड फेयर होना चाहिए, बट यहाँ क्या कह रहा है, PRI ने डॉटी ट्रिक्स यूज करते थे इलेक्शन को विन करने के लिए। ओके, सेकेंडली देखिए, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल का टीचर्स जो है यूज टू फोर्स पेरेंट्स एंड गार्डियंस टू वोट फॉर द पीआरआई। दैट मीन्स गवर्नमेंट स्कूल का टीचर्स भी फोर्स करते थे पेरेंट्स को और गार्जियन को कि किसको वोट दो, पीआरआई को वोट दो। दैट मीन्स यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल का टीचर्स वो अपना मर्जी से ये चीज़ नहीं कहते थे, उन लोगों पर अपना जो जॉब जो है उसका डर बना हुआ था, इस कदर कि उन लोगों को फोर्सफुली ये काम करवाया जाता था। ठीक है, तो क्या हम इसको डेमोक्रेटिक मानेंगे आप? डेफिनेटली नहीं ना। और इसी तरह से देखेंगे थॉट में, मीडिया इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। तो मीडिया डेमोक्रेसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है मीडिया, और विदाउट मीडिया हम डेमोक्रेसी के बारे में इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। और मीडिया जो है कभी भी इंडिपेंडेंट एक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मीडिया इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। जितना भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है उसका सारा एक्टिविटी को मीडिया यहाँ इग्नोर करते थे, और मीडिया अपोजिशन पार्टी के लिए अगर काम करती थी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम, अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज करना। बट पीआरआई को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते थे। पीआरआई का जैसे कि प्रेजेंट डे में कहते हैं ना गोदी मीडिया बोल करके, उस तरह से पीआरआई का गोदी मीडिया थे वहाँ का सभी मीडिया। ठीक है, सो इसको हम क्या डेमोक्रेटिक मानेंगे अब? डेफिनेटली नहीं ना। चलो और पॉइंट होगा। ओके, हाँ और पॉइंट देखिए, समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। दैट मीन्स पोलिंग बूथ को भी ट्रांसफर करते थे लास्ट मिनट में, वहाँ एक जगह से दूसरे जगह। दैट मीन्स जिसके कारण लोगों को वोट देने में भी प्रॉब्लम होता था और बहुत सारा गड़बड़ वहाँ पर हो जाता था लास्ट मिनट में जब पोलिंग बूथ को ट्रांसफर कर देगा तो। ओके, इसी तरह से ऑल गवर्नमेंट पर्सनल्स हैड टू अटेंड पार्टी मीटिंग ऑफ पीआरआई। तो सभी जितना भी गवर्नमेंट जॉब करने लोग थे उन लोगों को पीआरआई का पार्टी का मीटिंग अटेंड करना होता था। तो यहाँ से यही मालूम होता है कि जितना भी गवर्नमेंट जॉब वहाँ पर करते थे उन लोगों को पीआरआई का मेंबर का तरह काम करना होता था, पीआरआई के लिए काम करना होता था। तो क्या ऐसा इंडिया में है क्या? जितना भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं तो क्या उन लोगों को जो प्रेजेंट डे में जो इंडिया में जो गवर्नमेंट में जो रूल कर रहा है, जो रूलिंग पार्टी है, क्या उसका पार्टी का मीटिंग अटेंड करना जरूरी है? नहीं ना। तो इसी तरह से पीआरआई स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स, और इन द कैंपेन ऑफ फॉर इट्स कैंडिडेट अपना कैंडिडेट को जिताने के लिए बहुत खर्चा करते थे पीआरआई। और ऐसे तो रूल्स है इंडिया में, अगर एमएलए का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो, एमपी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो, तो कितना अमाउंट आप खर्च कर सकते हो वो भी तो लिमिटेशन है। नहीं तो जिसका पास बहुत सारा आपका पैसा होंगे वो तो इलेक्शन तो फिर पानी का तरह पैसा बहा करके जीत ही लेंगे। तो इसलिए यहाँ तो लिमिटेशन है ना, किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं था कि ये लोग बहुत खर्चा कर देते थे अपना कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो ये सारा लोचा था। अब आप बताइए क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री था 2000 तक? डेफिनेटली नो ना, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था मेक्सिको 2000 तक। ओके, तो अब थोड़ा सा मेक्सिको देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट। ठीक है, और मेक्सिको यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट का थोड़ा सा साउदर्न पार्ट में मेक्सिको। ओके,
ठीक है, अब यहाँ तक तो बुक में दिया हुआ है। अब बुक से थोड़ा बाहर जा करके हम लोग देखते हैं कि क्या प्रेजेंट डे में मेक्सिको डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं। ये पॉइंट तो बुक में डिस्कस नहीं किया है, तो आप लोग इस चीज़ को देखिएंगे। तो 2000 में ये पीआरआई जो है, पीआरआई का डिफीट होते हैं। तो डिफीट के बाद ऐसा नहीं है कि पीआरआई पूरी तरह से वहाँ पर डिफीट हो गया। तो 2000 में डिफीट होने के बाद भी जितना भी लोकल लेवल का गवर्नमेंट था उसमें डोमिनेशन पीआरआई का रहा है, बट प्रेसिडेंट रहा दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का। और 2006 में फिर से इलेक्शन होता है। तो 2006 का जो इलेक्शन है उस समय पीआरआई पूरी तरह से हार गए। ठीक है, तो पूरी तरह से हार गए। और फिर 2012 का इलेक्शन जो था उसमें फिर पीआरआई विनिंग पार्टी बनता है, बट वहाँ पर बहुत सारा करप्शन का चार्जेस वगैरह इस पार्टी पर आते हैं और उसके बाद फिर से ये पार्टी का डाउनफॉल होता है। दैट मीन्स प्रेजेंट डे में बात करेंगे तो मेक्सिको जो है प्रेजेंट डे में एक डेमोक्रेटिक कंट्री का तरह एक्ट कर रहा है। अभी प्रेजेंट डे में भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, सो मेक्सिको भी ओवर। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल का पॉइंट क्या है नहीं पता है, कल ही डिस्कस करेंगे। शायद जिम्बाब्वे ना ऐसा कुछ का बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। सो ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम ऑल्सो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो, गुड आफ्टरनून माय सोशल साइंस का वॉरियर्स। सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेमोक्रेसी का फीचर्स, और वो फीचर है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टोनिया का बारे में। ठीक है, ये एक यूरोपियन कंट्री है और आप इसको मैप में भी देख सकती हो। ये रसिया का बगल में है, ये रसिया है ना, लाटिविया है, ठीक है, पोलैंड है। तो ये रशिया का सराउंडिंग में है एस्टोनिया। ठीक है, सो ये एक यूरोपियन कंट्री है एस्टोनिया। और ये एस्टोनिया जो है, पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द राइट टू वोट। और एस्टोनिया का स्टोरी क्या है कि एस्टोनिया में ज़्यादातर जैसे कि बताए कि ये रसिया का सराउंडिंग में ही है, इसका साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इसके कारण देखिएगा कि एस्टोनिया में रशियन ओरिजिन बहुत पॉपुलेशन है। बिगिनिंग में तो बहुत था, अभी प्रेजेंट डे में तो उसका परसेंटेज बहुत घट गया है। तो रशियन ओरिजिन जो पीपल जो है, जो एस्टोनिया का ही प्रेजेंट डे का सिटीजन जो है, ठीक है, तो उन लोगों को वोटिंग राइट जो है वो जनरली बहुत इजीली नहीं मिलता है। दैट मीन्स रशियन माइनॉरिटी जो है, रशियन लोग जो माइनॉरिटी में है इस्टोनिया में, इन लोगों को इस्टोनिया में वोटिंग राइट जो है इजीली नहीं मिलता है। ये वोटिंग राइट मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कहने का मतलब वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू वहाँ पर हम लोग आसानी से नहीं देख पाते। तो क्या इस केसेस में हम इस्टोनिया को डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे? तो ऐसा केसेस में हम लोग इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। तो सऊदी अरेबिया के बारे में यही लिख रहा है, वीमेन डिडंट हैव राइट टू वोट बिफोर 2015। ठीक है, कहीं बुक में 2015 बोल के नहीं भी दिया होगा, बट इतना याद रखिए कि 2015 से पहले जो है सऊदी अरेबिया में वीमेन को वोटिंग राइट नहीं था। तो प्रेजेंट डे में वीमेन को वोटिंग राइट है सऊदी अरेबिया में। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरेबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया है ही एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की है ही। अब वीमेन का वोटिंग का जो राइट का बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन का बात हम लोग नहीं कर रहे। जो म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है, जैसे कि इंडिया में भी म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है, असेंबली इलेक्शन होता है, और इसी तरह से आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें सऊदी अरेबिया के केसेस में, जो जैसे कि इंडिया में असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, जिसके जरिए हम लोग गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये टोटली एब्सोल्यूट मोनार्की है। तो वहाँ पर इस तरह का जो गवर्नमेंट जो है, तो वहाँ का सिटीजन तो इलेक्ट करते नहीं है।
बट म्यूनिसिपल इलेक्शन का जो बात कर रहे, ठीक है, म्यूनिसिपल इलेक्शन का सिर्फ बात कर रहे, तो म्यूनिसिपल इलेक्शन में वहाँ पर इलेक्शन होता था बट वीमेन को वोटिंग राइट नहीं था, और 2015 में वीमेन को भी वहाँ पर वोटिंग राइट दिया गया है। कहाँ पर? म्यूनिसिपल इलेक्शन में, ठीक है। और ऐसे तो सऊदी अरेबिया क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, तो एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब वहाँ पर राजा है, ठीक है। हाँ, इतना बात है कि एब्सोल्यूट मोनार्की कहने का मतलब राजा जो चाहे वही करेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर शरिया, आप सुने होंगे शरिया, अक्सर यहाँ पर इंडिया में भी असुद्दीन ओवैसी शरिया का जिक्र करते रहते, ठीक है। तो शरिया दैट मीन्स इस्लामिक लॉ जो है उसको मानते हैं, ठीक है, राजा उसका अकॉर्डिंग रूल करते हैं, दैट मीन्स कुरान का अकॉर्डिंग वो रूल करते हैं वहाँ पर, ओके। हाँ, अब देखते हैं हम लोग थर्ड, फिजी, ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं फिजी। ये फिजी किसी कॉन्टिनेंट में नहीं आता है, वो किसी कॉन्टिनेंट भी नहीं है, ठीक है। ये अलग सा ही एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो ये फिजी जो है, इस फिजी में इंडिजिनियस फिजी हैज ग्रेटर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजी। दैट मीन्स वोटिंग जब होता है, वोटिंग में इंडिजिनियस फिजी जो है, दैट मीन्स फिजी में ही रहने वाले जो परमानेंट लोग, वहाँ का जो परमानेंट सिटीजन पहले से ही थे, दैट मीन्स, ठीक है। और जो बाद में जाकर के इंडिया से जाकर के वहाँ पर रहने लगे और वहाँ का सिटीजन बने, तो उसको इंडियन फिजी कहते। तो इंडियन फिजी के कंपैरिजन में इंडिजिनियस फिजी का वोट का वैल्यू ज़्यादा है फिजी में। कहने का मतलब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू सिस्टम नहीं है, ठीक है। वोट का वैल्यू यहाँ पर डिफर कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फिजी को भी इस केसेस में हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, ठीक है। तो फिजी में जनरली ये इंडियन फिजी कौन है, तो इसको लेकर के क्लास 10 में भी हिस्ट्री का चैप्टर जब पढ़ेंगे आप क्लास 10 में, तो वहाँ पर नेशनलिज्म इन इंडिया बोल करके एक चैप्टर जो है, ठीक है। तो उस चैप्टर में आप बाबा रामचंद्र बोल करके एक इंडियन इंडेंचर्ड लेबर जो है, इंडेंचर्ड लेबर के बारे में आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं, ठीक है। जिसको गिरमिटिया भी कहते हैं, क्लास 8 में भी पढ़े गिरमिटिया क्या होता है, या तो इंडेंचर्ड लेबर किसको कहते हैं, आप एक बार कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो ये इंडेंचर्ड लेबर के रूप में इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ पर फिजी में वहाँ पर लेके जाते थे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में इंडेंचर्ड लेबर, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम होता था वो लोग को, 5 साल या तो इतना कुछ साल, ठीक है। आप लोग कमेंट में लिख देना। तो वहाँ पर वो लोगों को इस तरह से काम करने जाते थे, और बहुत सारे इंडियंस लोग वहीं पर रहने लगे और वहीं का सिटीजन बने। और प्रेजेंट डे में भी देखेंगे शायद फिजी में अभी भी हिंदी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह भी यूज़ करते हैं, तो बहुत सारा इंडियंस वहाँ पर है, इंडिजिनियस फिजी है। बट बात यही है कि उन लोगों का वोट का वैल्यू जो है इंडिजिनियस फिजी का कंपैरिजन में इंडियन फिजी का वोट का वैल्यू कम है। तो क्या 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है? तो नहीं है, तो नहीं है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे तो नहीं कहेंगे, ठीक है। सो ओके, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोगों का बच जाता है अब एक ही टॉपिक, और परसों शायद आप लोग का एग्जाम भी होगा, शायद जिम्बाब्वे का बारे में है, तो कल पढ़ेंगे और ये भी यहीं से ख़त्म कर देंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह। ओके, बाय बाय। गुड आफ्टरनून सभी बच्चे। सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये डेमोक्रेसी का फीचर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इस जो टॉपिक जो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूल ऑफ लॉ का मतलब वेरी सिंपल वे में हम लोग ये समझ सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है रूल ऑफ पर्सन का अपोजिट में है। जैसे कि एग्जाम्पल, प्रेजेंट डे में इंडिया में रूल ऑफ लॉ है तो एवरीथिंग इज ओके, बट रूल ऑफ नरेंद्र मोदी है, रूल ऑफ मिस्टर नीतीश कुमार है, ऑनरेबल नीतीश कुमार है, तो उस केसेस में फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है। दैट मीन्स रूल ऑफ ऑनरेबल नरेंद्र मोदी नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को रूल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ पर्सन टोटली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। सो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कहने का मतलब गवर्नमेंट जो है
ठीक है, गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जो भी लीडर है वो लीडर को कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, तो उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या जिम्बाब्वे जो है डेमोक्रेटिक कंट्री था, नहीं था, अभी है या नहीं है। तो जब डेमोक्रेटिक कंट्री जिम्बाब्वे को नहीं कहती थी तो क्यों नहीं कहती थी, उसका रीजन क्या है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जिम्बाब्वे जो है 1980 में जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंस होते हैं, जैसे कि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, उसी तरह से जिम्बाब्वे जो है 1980 में ये इंडिपेंडेंट हुआ है। और ये इंडिपेंडेंट हुआ है वाइट माइनॉरिटी से। कहने का मतलब जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था वैसा ही जिम्बाब्वे में भी था। तो 1980 में ये इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है जिम्बाब्वे। ओके, और जैसे इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है तो इलेक्शन जो है वहाँ पर इलेक्शन रेगुलर वे में हो रहा है। ठीक है, इलेक्शन रेगुलर वे में हो रहा है जिम्बाब्वे में। ओके, तो इलेक्शन रेगुलर वे में हो रहा है, तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि फॉर द टाइम भी ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट यहाँ पर बिग प्रॉब्लम ये है कि जब से ये इंडिपेंडेंट हुआ, दैट मीन्स 1980 से जो इंडिपेंडेंट हुआ ये कंट्री, उसके बाद ऑलवेज जो इलेक्शन जो है एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतते आ रहा है, वो है ZANU-PF, जानू PF। ये नाम से जानू है और किसी का जानू नहीं है। ठीक है, सो ZANU-PF पार्टी जो है ये ऑलवेज वहाँ पर इलेक्शन जीत रहे हैं। ओके, तो ZANU इसका फुल फॉर्म ऐसे बुक में नहीं दिया है और जनरली इसका फुल फॉर्म पूछता नहीं है, बट ऑल्सो यू बेटर टू रिमेम्बर इट। ओके, सो ZANU जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट, ये पार्टी का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। ठीक है, और ये पार्टी ही है जिसने वहाँ पर अफ्रीका में जो है फ्रीडम स्ट्रगल जो है फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए, जैसे कि इंडिया में कांग्रेस पार्टी ने प्ले किए, उसी तरह से ये जो ZANU-PF पार्टी ने वहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। और उसके बाद इंडिपेंडेंस का बाद भी कंटिन्यूसली यही पार्टी वहाँ पर रूल करते आ रहा है। ठीक है, और उसका जो लीडर जो है वो लीडर कौन था कि इतना साल से वहाँ पर कंटिन्यूस रूल करते आ रहे थे, वो थे रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो कंटिन्यूस रूल करते आ रहे हैं और किए हैं 1980 से लेकर के 2017 तक। दैट मीन्स अप्रोक्स 37-38 ईयर्स इन्होंने कंटिन्यूस रूल किए हैं जिम्बाब्वे में। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में ही कहा जाता है कि सिर्फ इलेक्शन होना ही यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं माना जाता है। अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी कंटिन्यूअसली इलेक्शन जीतते आ रहा है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा, तो उसको देखना जरूरी होता है। तो उसको हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, कुछ तो प्रॉब्लम होगा वहाँ पर, यही माना जाता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो चलते देखते हैं कि रॉबर्ट मुगाबे इतना सालों से कैसे वहाँ पर कंटिन्यूस रूल करते आ रहे थे। तो ओके, देखिए जिम्बाब्वे अंडर रॉबर्ट मुगाबे वॉज डेमोक्रेटिक और नॉट। ओके, आप लोग आइडिया तो मिल ही गया होगा कि वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं। अगर इतना साल से कंटिन्यूस वो रूल कर रहा है तो शायद कुछ ना कुछ तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा ही। तो चलते देखते हैं क्या प्रॉब्लम था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिशन पार्टी का वर्कर्स जो है वो लोग को हैरेस किया जाता था वहाँ पर। दैट मीन्स जानू पार्टी जो है नाम ही जानू था और अपोजिशन के लिए वो जानू नहीं थे। सो अपोजिशन पार्टी जो थे उन लोगों का वर्कर्स को, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स को वहाँ पर हैरेस किया जाता था, उसका मीटिंग को डिस्टर्ब करते थे। ठीक है, तो यही चीज़ था फर्स्ट ऑफ ऑल। दैट मीन्स अपोजिशन पार्टी जो है वहाँ पर इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाते थे जिम्बाब्वे में। तो अपोजिशन पार्टी जहाँ पर स्ट्रांग नहीं रहता है वो भी डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा नहीं है। अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अच्छी तरह से वर्क करना है, डेमोक्रेटिकली वर्क करना है, तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रहना जरूरी है। जिसकी प्रेजेंट इंडिया का बात करेंगे, इंडिया में कोई भी ऐसा अपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट
प्रेजेंट डे में नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी ब्लेम करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट एक डिक्टेटर की तरह रूल कर रहा है, और वो चाहे कर भी सकता है क्योंकि अपोजिशन यहाँ पर बहुत ही वीक है, और जनरली अपोजिशन नहीं का बराबर ही है इंडिया में प्रेजेंट डे में। ओके, सो ये एक बिग प्रॉब्लम है। तो अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग होना जरूरी है। बट जिम्बाब्वे में क्या था, अपोजिशन पार्टी का वर्कर्स को हैरेस किया जाता था, उसका मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाता था। तो अपोजिशन पार्टी जो है पब्लिक का ओपिनियन को किस तरह से लोगों तक रख सके, ठीक है, अपना उसमें किस तरह से चेंजेस ला सकते थे, तो ये नहीं कर पाते थे। ओके, सेकेंडली, ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट हैज चेंज कॉन्स्टिट्यूशन मेनी टाइम्स। और ये जो रॉबर्ट मुगाबे का जो गवर्नमेंट जो है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज किया। और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना ये अनडेमोक्रेटिक नहीं है, बट बात यहाँ पर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज क्यों किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज बहुत बार किया गया, और इसका मकसद यही था, इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का पावर को इंक्रीज करने के लिए। और प्रेसिडेंट उस समय कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे थे। तो उन्हीं का पावर को इंक्रीज करने के लिए, दैट मीन्स टोटल पावर उनको हाथ में देने के लिए, दैट मीन्स डेमोक्रेसी में पब्लिक का हाथ में पावर होना चाहिए, बट टोटल पावर यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट का हाथ में देने के लिए यहाँ पर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बार चेंज करने का काम किया। ओके, सेकेंडली, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। दैट मीन्स पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जैसा इंडिया में अक्सर होते आ रहा है। कृषि कानून को लेकर के भी बहुत बड़ा हंगामा इंडिया में हुआ है रिसेंट में। तो इस तरह का जो पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह जो है गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, इसको इलीगल डिक्लेयर किया गया था रॉबर्ट मुगाबे का रूलिंग का टाइम में। तो क्या इस तरह का सिचुएशन में हम उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानेंगे? तो वाकई में नहीं, क्योंकि जनता यहाँ पर पब्लिक जो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, चाहे गवर्नमेंट गलत ही क्यों ना कहे, क्यों ना करे, तो इस केसेस में हम इस तरह का गवर्नमेंट कैसे डेमोक्रेटिक कहेंगे? नहीं कह सकते। ओके, देयर इज अ लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। और ऐसे लॉ भी जिम्बाब्वे में बनाया गया, जो लॉ जो है वहाँ का प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। दैट मीन्स प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते। दैट मीन्स कहने का मतलब प्रेसिडेंट को यहाँ पर एक ओवरऑल, ठीक है, ऑल इन ऑल पावर का तरह वहाँ पर शो किया गया। तो इस तरह का जो भी लॉ वगैरह होगा उसको हम लोग डेमोक्रेटिक लॉ नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल्स टेलीविजन, रेडियो एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। दैट मीन्स जितना भी टेलीविजन है, रेडियो है, दैट मीन्स मीडिया वगैरह जो है, प्रेस है, ये टोटल गवर्नमेंट के कंट्रोल में वहाँ पर था रॉबर्ट मुगाबे के अंडर में। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल में था, तो अपोजिशन पार्टी का जो अपना ओपिनियन होंगे, अपोजिशन पार्टी कोई भी चीज़ बात को रखना चाहते होंगे गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, कुछ भी इस तरह का जो बात होंगी, जो जनता का समक्ष रखना चाहते होंगे, वो सब नहीं कर पाते थे, क्योंकि टेलीविज़न एंड रेडियो टोटली गवर्नमेंट का कंट्रोल में था। ठीक है, सो क्या इसको डेमोक्रेटिक मानेंगे? तो वाकई में नहीं। और इसी तरह से देयर आर मेनी इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर भी था इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, बट गवर्नमेंट हैरेज दोस्त। बट ऐसा इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर को गवर्नमेंट क्या करते थे, हैरेस करने का काम करते थे। और ऐसे जर्नलिस्ट जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कहने का था, गवर्नमेंट को एक्सपोज करने का, गवर्नमेंट का जो गलत एक्ट को ये शो करने का काम करते थे, एक्सपोज करने का काम करते थे। तो ऐसा जर्नलिस्ट को हैरेस्ट करते थे, उनको अपना जो न्यूज़ वगैरह पब्लिश करने ही नहीं देते थे। तो ये भी डेमोक्रेसी का सिंबल नहीं है, उसका अपोजिट है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने कोर्ट का जजमेंट तक को इग्नोर कर दिया। ठीक है, और कोर्ट का जज को भी प्रेशराइज किया कि गवर्नमेंट का फेवर में वो जो भी जजमेंट सुनाए, गवर्नमेंट का फेवर में सुनाए। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को यही प्रूव कराता है कि रॉबर्ट मुगाबे का रूलिंग में, दैट मीन्स ये जैसे इंडिपेंडेंट होते 1980 में जिम्बाब्वे, उसके बाद जो जानू पीएफ पार्टी जो था, उसका रूलिंग में जो जिम्बाब्वे जो था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था। दैट मीन्स अप्रोक्स 37 ईयर्स तक, 1980 से लेकर के 2017 तक ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था। तो
रॉबर्ट मुगाबे यही पर्सन है, ठीक है। और 2017 में इनको हटाया गया है, ठीक है। पार्टी तो अभी भी वही जानु पीएफ पार्टी रूलिंग कर रहा है जिम्बाब्वे में, बट ये जो रॉबर्ट मुगाबे जो है इनको हटाया गया 2017 में इम्पीचमेंट मोशन के तहत। इम्पीचमेंट आप लोग जानते हो ना, दैट मीन्स इनको पद से हटाया गया है 2017 में। और उसके बाद ये बहुत उम्र भी हो चुके थे और 2019 में इनका डेथ भी हो गया। ये रॉबर्ट मुगाबे 2019 में इनका डेथ भी हो गया और 2017 में इनको हटाया गया है। ओके, और ये है आपका जिम्बाब्वे कहाँ है, तो ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। ये अफ्रीकन कंट्री है, तो अफ्रीकन कंटिनेंट, अफ्रीका जो कंटिनेंट जो है इसका आपका यहाँ पर जस्ट कलर्ड पोर्शन देख रहे हो जिम्बाब्वे, यही वाला हो गया जिम्बाब्वे, ठीक है। यही है जिम्बाब्वे। ओके, सो ये आज का वीडियो शायद यहीं तक आप लोगों का एग्जाम का भी है, तो हम लोगों का ये पार्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। सो एंजॉय कीजिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम टुमारो। हाँ, keep patience and score 100%. Thank you. Bye bye. Wish you all the best. Hello, good afternoon. After a long back of summer vacation, we are again back. So today हम लोग डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, और इसी तरह से आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, वो भी टॉपिक रहेगा, तो वो टॉपिक नेक्स्ट डे होगा। सो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी अच्छा क्यों है, ठीक है। उससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ पॉइंट लिखना है, और जनरली एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो 3 मार्क्स का बन सकता है। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी बोल करके, राइट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी बोल करके 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी बोल करके भी बोल सकते हैं। बात एक ही है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी बोलना, या तो डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी बोलना, या तो डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी बोलना, बात एक ही है, ठीक है। सो जनरली ये 3 मार्क्स का आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसे भी आता है राइट आर्गुमेंट्स अगेंस्ट एंड फॉर डेमोक्रेसी बोल करके, इसका अगेंस्ट में भी और फॉर में भी। तो अगेंस्ट में भी और फॉर में भी आता है तो जनरली 5 मार्क्स का, या तो जनरली 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो फॉर वाला हम लोग अलग से ही डिस्कस करेंगे। तो टुडे ओनली आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आर्गुमेंट जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में जो है लीडर तो चेंज होता रहता है, जैसे कि इंडिया का केसेस में देखेंगे एवरी 5 इयर्स में इलेक्शन होती है, और इलेक्शन के बाद तो मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, दूसरा कोई आएंगे, तो वो तो उसी समय डिसाइड होगा, है ना। सो लीडर चेंज होते रहते, और लीडर जब चेंज होते रहते इसके कारण जो है इनस्टेबिलिटी बना रहता है। इनस्टेबिलिटी कहने का मतलब कि अगर कोई एक लीडर कंटिन्यूसली रूल कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म से, तो उसका एक प्रॉपर विजन होगा, एक प्रॉपर टारगेट होगा। बट यहाँ पर इलेक्शन होगा एवरी 5 इयर्स में, और इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को भी कुर्सी बचाने का होड़ लगा रहता है, जिसके कारण कुर्सी पहले पकड़ के रखना होगा। तो इसके कारण या गवर्नमेंट का डिफरेंट पॉलिसीज वगैरह में इनस्टेबिलिटी होगा, गवर्नमेंट इटसेल्फ वहाँ पर इनस्टेबल रहने का चांसेस रहता है। ओके, सेकेंड, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। दैट मीन्स डेमोक्रेसी क्या है, ये पॉलिटिकल कंपटीशन तो है ही। दैट मीन्स इलेक्शन जो होता है वो क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, ठीक है। या तो पावर प्ले कह सकते हैं, दैट मीन्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का बिटवीन में जब इलेक्शन जब हो रहा है, कंटेस्ट हो रहा है, तो पावर प्ले तो है ही ये। सो देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, जिसके कारण वहाँ पर मोरालिटी जो होता है वो उसका वहाँ स्कोप नहीं भी रह सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है, किंतु बुक ने लिख दिया है, तो हाँ प्रेजेंट सिचुएशन में देखेंगे तो ऐसा ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में एंटर नहीं भी करना चाहते, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता भी है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में एंटर करने के बाद बहुत जगह लोगों का इमेज खराब भी हो सकता है,
दैट मीन्स पॉलिटिक्स ऐसा ही चीज है, आपको अच्छा भी बना सकता है या तो आपका इमेज का धज्जिया भी उड़ा सकते हैं। वो पॉलिटिक्स आपको नंगा करके भी रखेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर गाली क्लोज सब कुछ चलता है ना, ये सब कुछ तो आप देखते ही आ रहे हो। सो ये चीज है। नंबर 3, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलीज। दैट मीन्स डेमोक्रेसी तो ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप जहाँ होगा वहाँ 1% डिसीजन लेंगे, क्विक डिसीजन लेंगे, तुरंत डिसीजन लेंगे। अब डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी तुरंत डिसीजन लेंगे और हो गया। नहीं, मोदी जी कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का साथ यहाँ पर कंसल्ट करने के बाद ही, बहुत सारे लीडर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद ही वो डिसीजन लेते हैं। और इसीलिए डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंसल्ट करने के बाद ही जो मेजर डिसीजन ले सकते हैं गवर्नमेंट। तो इसीलिए कभी कभी ये डिसीजन जब लेते हैं उसमें डिले भी हो सकता है, दैट मीन्स वो देरी भी हो सकता है, इमीडिएट डिसीजन, क्विक डिसीजन नहीं भी ले सकता है। ये भी डेमोक्रेसी का एक डिमेरिट्स है। ओके, फोर्थ नंबर, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। जरूरी तो नहीं है बट बुक ने दिया है डेमोक्रेसी में क्या होता है, करप्शन होता है। तो करप्शन क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रल कंपटीशन है। तो इलेक्ट्रल कंपटीशन है तो इलेक्शन जीतने के लिए लोग जो है सारा चीज वहां पर अपना जो जितना भी और जो शक्ति है वो लगा देते, जितना खर्च करना है, जो चीज करना है, सारा वो ताकत वहां पर लगा देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो इसीलिए होता है कि जनरली तो यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि कितना खर्च करना है ड्यूरिंग इलेक्शन का टाइम में, बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में जो है जब इलेक्ट्रल कंपटीशन होता है, इलेक्शन होता है, तो उस समय पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा इस तरह का अननेसेसरी खर्च वगैरह भी करते हैं। तो गवर्नमेंट को सॉरी पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर करने वाले बड़े बड़े कंपनी वगैरह, बड़े बड़े इस तरह का बिजनेसमैन वगैरह भी बैकडोर से सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि बाद में जब भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है तो वो भी तो भरपाई करना होगा इन लोगों को, और जिन लोगों ने इन लोगों को स्पॉन्सर किए होंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनका फेवर में भी तो कुछ करना होगा। तो इसी के कारण करप्शन भी बढ़ जाते हैं। ओके, नंबर 5, इन डेमोक्रेसी लीडर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। हाँ, ये तो है, डेमोक्रेसी में लीडर्स को कौन इलेक्ट करते, पीपल करते। सो कंट्री विद अनअवेयर पीपल माइट नॉट बी गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो ऐसा कंट्री आप इमेजिन करो ना, ऐसा कंट्री जहाँ का लोग जो है वो अनअवेयर है, लोग ही अवेयर नहीं है, जहाँ का लोग ही एजुकेटेड नहीं होगा, तो बुर्बक लोग जब अपना लीडर को चूज करेंगे तो बुर्बक लोग होंगे तो वो समझेंगे क्या कौन लीडर अच्छा होगा, कौन लीडर अच्छा नहीं होगा। तो बुर्बक लोग तो भैंस को ही ना वहाँ पर लीडर बना के भेजेंगे, तो भैंस को ही लीडर बना के भेजेंगे तो फिर वही होगा ना, जिसका लाठी उसका भैंस, यही तो फिर आपका शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ है, डेमोक्रेसी जनरली अच्छा माना जाता है ऐसा कंट्री में जहाँ लोग भी एजुकेटेड है, अवेयर हो, और जहाँ लोग अवेयर नहीं है, अनअवेयर है, एजुकेटेड नहीं है, तो ऐसा कंट्री में डेमोक्रेसी कभी कभी थोड़ा घातक भी हो सकता है। तो ये आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। बहुत सारा और भी पॉइंट आप सोच सकते हो, अगर सोच करके लिखना चाहते लिख सकते हो, किंतु जरूरी नहीं है। जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेट हो सकता है यहाँ से आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी से। ओके, सो टुमारो आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे। ओके, एंजॉय कीजिए समर वैकेशन का भी, और धीरे धीरे एनर्जी भी गेन करते चलेंगे अब हम लोग, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों। सो आज हम लोग का टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, और इसको हम लोग दूसरे वे में मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह से भी यह क्वेश्चन सेट हो सकता है, और थॉट एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, दैट मीन्स डिफरेंट वे में इस टॉपिक को हम लोग डील कर सकते हैं। क्वेश्चन सेट हो सकता है राइट आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, या तो राइट आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, और क्वेश्चन इस तरह से भी सेट हो सकता है राइट मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी
और क्वेश्चन इस तरह से भी सेट हो सकता है, राइट एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, और जनरली ये 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन सेट हो सकता है, उससे ज़्यादा बहुत कम ही होता है, और उससे ज़्यादा होता है तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर भी आएगा, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी आएगा, तो क्वेश्चन यहाँ से जनरली इसी तरह से सेट होता है। सो चलते हैं, डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी का फेवर का जो पॉइंट्स वगैरह। ओके, so first of all, democracy is better than other forms of government. डेमोक्रेसी जो है बाकी जो गवर्नमेंट का फॉर्म है उससे अच्छा है बोल रहे हैं। बाकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा जहाँ पर फिर इसी तरह से मिलिट्री रूल करते होंगे, उस तरह का गवर्नमेंट होंगे, ठीक है, और इसी तरह से डिक्टेटरशिप होंगे। तो ये सारा जो गवर्नमेंट का जो फॉर्म्स है उसका कंपैरिजन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है सबसे बेहतर है, अच्छा है। और ये क्यों है? बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक बोल रहा है। तो कहने का मतलब, अगर एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट जो है अगर कोई गलत कर भी बैठता है तो उनको गलती दिखाने के लिए वहां पर कोई भी हिम्मत नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर चाइना में जिनपिंग अगर कोई गलत कर बैठता है, जिनपिंग का गवर्नमेंट गलत कर बैठता है, तो उनको जो अंगुल दिखाने का काम कौन करेगा? किसका पास साहस होगा वहां का सिटीजन में? अगर साहस करे तो उनका अंगुल कटा जाएगा। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है ना। डेमोक्रेसी में तो बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज है ना। अगर बीजेपी गवर्नमेंट गलत करता है तो वहां पर कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है, उनका गलती को वहां पर दिखाने के लिए, ठीक है, उनका जो भी गलती करते हैं उनका पोल खोलने के लिए वहां पर अदर पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर वही अपॉर्चुनिटी देख करके बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट गलती करते ही तुरंत उनका पोल खोल देते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को यहाँ अपना गलती को करेक्ट करने का मौका मिलता है, गवर्नमेंट अपना गलती को सुधारते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है। अगर अपना गलती को करेक्ट नहीं करेंगे तो फिर यही है कि कमिंग इलेक्शन में उनको वोट नहीं मिलेगा, तो अपना गलती को करेक्ट करना भी होगा, और करते भी है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी का एक प्लस पॉइंट है। ओके, और सेकेंडली, डेमोक्रेसी एनहेंसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट, मान मर्यादा। तो सिटीजन का जो मान मर्यादा रिस्पेक्ट जो होता है डेमोक्रेसी में होता है, डिक्टेटरशिप में नहीं होता है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है, और जहाँ पर मिलिट्री रूल कर रहा है वहाँ पर भी नहीं हो सकता है सिटीजन का डिग्निटी। बट डेमोक्रेसी में सिटीजन का डिग्निटी, मान मर्यादा रहता है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज देखिए, डेमोक्रेसी में जनता को ही, दैट मीन्स सिटीजन को ही मालिक माना जाता है। तो कम से कम हमको मालिक तो माना जाता है, तो हम गर्व क्यों नहीं करेंगे? सो मेरा रिस्पेक्ट है ना, मेरा डिग्निटी है ना, क्योंकि जितना भी बड़े पॉलिटिकल लीडर क्यों न हो, मालिक किसको मान रहा है? मालिक तो हमको मान रहे हैं ना। सो मेरा डिग्निटी है ना। और इसी तरह से कितने भी बड़े लीडर क्यों न हो, इलेक्शन का टाइम में कम से कम हमारा सामने में आकर के हाथ जोड़ करके कम से कम वोट तो मांगता है। सो मेरा डिग्निटी है। क्या जिनपिंग आपका सामने में आकर के, आपका सामने मतलब वो चाइना का जो भी सिटीजन है उनका सामने में जाकर के उनको वोट मांगने का क्या जरूरत है? वो हाथ जोड़ करके वोट थोड़ी मांगेंगे। हाँ, किम जोंग हाथ जोड़ करके खड़े नहीं न रहेंगे। किंतु इंडिया में नरेंद्र मोदी जी जो होंगे तो आपका सामने आकर कम से कम हाथ जोड़ करके, कम से कम वोट के लिए हाथ जोड़ करके वहां पर आपसे वोट तो मांगते हैं। सो आपका डिग्निटी है। और इसी तरह से सेकेंडली, आपका वन वोट के कारण गवर्नमेंट फॉल भी हो सकता है, ठीक है। आपका एक वोट के कारण कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता तक पहुंच भी सकते, तो डेफिनेटली आपका डिग्निटी है। सो थर्ड पॉइंट जो है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंसेस का बात करेंगे। इंडिया में मल्टी रिलीजन है, मल्टी कल्चर है, मल्टी लैंग्वेज है, और मल्टी बहुत सारा चीज है, ठीक है ना। सो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंसेस है, कहने का मतलब डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है। तो जहाँ पर डिफरेंसेस है तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट तो
हो ही सकता है, जैसे कि इंडिया में अक्सर हिंदू मुस्लिम को लेकर के भी कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, प्रेजेंट डे में भी हो ही रहा है। सो इस तरह का जब भी कन्फ्लिक्ट होता है तो आप एक इमेजिन कीजिए, इसी तरह का कन्फ्लिक्ट अगर चाइना में अगर होगा तो चाइना गवर्नमेंट क्या करेंगे? चाइना गवर्नमेंट जो है, जो उनको अच्छा लगेगा वही करेंगे। बट यहाँ पर इंडिया जैसे कंट्री में जो गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा वो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को यहाँ पर एक प्रॉपर मेथड में, प्रॉपर प्रोसेस में उस कन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है टू कम्युनिटीज का बिटवीन में, हिंदू एंड मुस्लिम का बिटवीन में फॉर एग्जाम्पल, तो इसको लेकर के पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशन होगा, इसको लेकर के टेलीविजन में डिबेट एंड डिस्कशन होगा, और ये पब्लिक तक पहुंचता है, डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट होगा कि कौन गलत है कौन सही है, क्यों कौन गलत है क्यों कौन सही है, ये सारा क्लियरली लोगों तक रहा जाएगा। उसके बाद जो कोर्ट का प्रोसेस फिर अलग से चल ही रहा है, तो ये प्रॉपर वे में, उसको प्रॉपर मेथड में उस कन्फ्लिक्ट का, उस डिफरेंसेस का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी करते, नहीं तो डिक्टेटोरियल रूल में, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मिलिट्री का जहाँ पर शासन होगा वहाँ पर तो क्या है कि उन लोगों को जैसा अच्छा समझे, जो अच्छा लगे वो डिसीजन वो लोग ले लेंगे। Okay, now the next one is, fourth one is improves decision making qualities. Improves decision making qualities. That means डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन का क्वालिटी जो होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में डिसीजन वन माइंड डिसीजन नहीं लेते। कहने का मतलब वन पर्सन डिसीजन नहीं लेते। डेमोक्रेसी में मोर देन वन माइंड, दैट मीन्स मोर देन वन पर्सन डिसीजन लेते हैं, जबकि डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वन पर्सन डिसीजन लेंगे। तो एक व्यक्ति जो डिसीजन लेंगे, तो एक व्यक्ति का जो दिमाग लगा तो डेफिनेटली वो कभी कभी गलत भी हो सकता है। बट जहाँ पर डिसीजन मोर देन वन माइंड ले रहा है तो बहुत सारा चीज़ों को वो देख करके डिसीजन ले रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों का दिमाग लगा हुआ है। तो डिसीजन जो भी होगा थोड़ा लेट हो सकता है, बट डिसीजन मोरलेस परफेक्ट होता है, उसका क्वालिटी अच्छा रहता है। ठीक। और फिफ्थ वन, डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड रेस्पॉन्सिव। डेमोक्रेसी क्या है? अकाउंटेबल है। ठीक है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। दैट मीन्स ये ऐसा नहीं है कि आपने डिसीजन ले लिए तो ले लिए, आपको जवाब भी तो देना होगा। ठीक है, उसके लिए आप जिम्मेदार है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, जो भी डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेने के बाद आप आराम से नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो वहाँ पर है ना, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, तो वहाँ तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा अपोजिशन पार्टी का जो लीडर्स, तो आपको तो वहाँ तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। दैट मीन्स ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जवाब देना होगा, इनको अपना जिम्मेदारी लेना होगा। ठीक है, और इसी तरह से लेजिटिमेट गवर्नमेंट पे, लेजिटिमेट मतलब ये जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन ही हुआ है एक प्रॉपर वे में इसका फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैं एक किंग हूँ और मैंने बोल दिया कि कल से आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आप बन गए। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, प्रॉपर इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद वहाँ पर प्रॉपर वे में इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन एक लेजिटिमेट मतलब एक लीगल वे में गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल भी होता है, रिस्पॉन्सिव भी होता है, जवाबदेही होता है, जिम्मेदार पूर्ण रहता है। अगर ऐसा नहीं रहेंगे तो फिर आने वाले इलेक्शन में फिर लोग आपको टाटा बाबाई कर देंगे। तो ये है डेमोक्रेसी का मेरिट्स या तो आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। Good afternoon, you all. So, today our topic is broader meaning of democracy. Broader कहने का मतलब यहाँ पर होता है कि डेमोक्रेसी जो है उसको हम लोग और डेप्थ में और डिटेल में हम लोग समझेंगे। एक्चुअली में डेमोक्रेसी जो हम लोग समझ रहे हैं उसका लिमिटेशन उतना ही है, या तो उसके अलावा भी डेमोक्रेसी का मतलब और भी कुछ है। ओके, नाउ
just let's start. First of all, whenever we talk about broader meaning of democracy, जब भी हम डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग को डिस्कस करने जाते हैं तो वन मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही याद रखना होगा कि मोस्ट ऑफ मॉडर्न डे डेमोक्रेसी, मॉडर्न डे में जितना भी डेमोक्रेसी से, जितना भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से, वो सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दैट मीन्स ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो आपको पता होगा डेमोक्रेसी जनरली टू टाइप का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है लॉ मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन टेकिंग में। बट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कॉमन पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, बट कॉमन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि एमपी, एमएलए जो है वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, लॉ मेकिंग में, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में। तो वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और प्रेजेंट डे में ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है, जैसे कि इंडिया भी एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और ऐसा ही प्रेजेंट डे में संभव भी है, बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना पॉपुलेशन इंक्रीमेंट जो हो रहा है, पॉपुलेशन का जो प्रेशर जो है, उसके चलते एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी सेटअप करना, ठीक है, वो एप्लीकेबल शायद नहीं होगा प्रेजेंट डे में इंडिया जैसा बिग कंट्री में, जहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर पीपल द्वारा फॉर्म किया गवर्नमेंट ही नहीं है, उतना ही तक इसका लिमिटेशन नहीं रहता है। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है उसमें पीपल द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके जरिए भी हम लोग गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे। और इसी तरह से डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग भी हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए भी कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग कहते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। Now let's talk about the second point. Democracy is not a form of government. Second point आपको यहाँ पर याद रखने ही है कि डेमोक्रेसी जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी को हम लोग इतना ही लिमिटेड करके न रखें कि डेमोक्रेसी क्या है, सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इतना ही तक हमको लिमिट करके नहीं रखना है। बट हम लोग यही समझना है, दैट मीन्स ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है अप्लाइज टू ऑल स्फेयर्स ऑफ आवर लाइफ। दैट मीन्स डेमोक्रेसी क्या है कि सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है ही, साथ साथ डेमोक्रेसी जो है हमारा लाइफ का ईच एंड एवरी स्टेप में, दैट मीन्स ऑल स्फेयर्स ऑफ आवर लाइफ में ये अप्लीकेबल है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ये कहते हैं। तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक टीचर होंगे जो आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज करने ही नहीं देते हैं, तो क्या वो टीचर जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे क्लासरूम में, तो उसको आप डेमोक्रेटिक कहेंगे? वाकई में नहीं। दैट मीन्स वो एनवायरमेंट जो क्रिएट कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि आपका घर में जो डिसीजन लेते हैं, क्या आपका ओनली आपका फादर डिसीजन लेते हैं, या तो आपका फैमिली का टोटल मेंबर्स, इवन योर सेल्फ, इन्वॉल्व होकर के कोई भी डिसीजन सिट टुगेदर करके लेते हैं? अगर आप सभी मिल करके सिट टुगेदर करके डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है, ठीक है, नहीं तो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट नहीं है। इस तरह से ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी को हम लोग लिमिटेड करके सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक ही नहीं रखना है, बट डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग यही होता है कि डेमोक्रेसी हम लोगों का लाइफ का ईच एंड एवरी स्टेप में, ईच एंड एवरी स्फीयर में ये एप्लीकेबल है। ठीक, so this is the second point. Now let's talk about third point. It is just like comparison between a democracy and a good democracy.
दैट मीन्स ये दो वर्ड का आप डिफरेंस समझिए। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि थर्ड पॉइंट ये कहते हैं, इट इज जस्ट लाइक कंपैरिजन between a democracy and a good democracy. That means a democracy और a good democracy, जैसे कि एक इंसान होना और एक अच्छा इंसान होना, दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह से ए डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी में भी डिफरेंस है। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब आप एक गुड डेमोक्रेसी समझ सकते हैं, ठीक है, और सिर्फ डेमोक्रेसी का आप ए डेमोक्रेसी हुआ, और वही डेमोक्रेसी ए गुड डेमोक्रेसी आप कहते हैं, तो ये डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग हो सकता है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी तो है, और उसको और अच्छा आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और उसको इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकता है, तो वो डेमोक्रेसी एक गुड डेमोक्रेसी है। दैट मीन्स वो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट डन। नाउ फोर्थ पॉइंट, people must have equal access to information. That means प्रेजेंट डे में आप RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या कहते हैं, आपको कौन सा अधिकार देते हैं? तो RTI के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट, सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट को फॉर्म, इलेक्शन में हम लोगों ने वोट दिए, ठीक है, वोट देने के बाद ओके डेमोक्रेटिक वे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, उसके बाद जिस पार्टी ने इलेक्शन में जीता गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी हुआ, तो इतना ही काफ़ी नहीं है ना। पीपल मस्ट हैव इक्वल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट जिसको हम लोगों ने इलेक्ट करके वहाँ पर बैठा है, गवर्नमेंट बनाए हैं, तो क्या वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं, तो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए आप वो भी तो इन्फॉर्मेशन आपका हाथ तक आ सकता है, ठीक है। तो वो डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग नहीं जाने कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होता है पीपल फॉर्म करता है, तो सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्म करने तक ही लिमिट रखेंगे डेमोक्रेसी को? नहीं, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं कि जिसको हम लोगों ने गवर्नमेंट बनाए, जिस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट तक पहुंचाए, वो कैसे काम कर रहे हैं उसका बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अगर हम चाहे तो हमारा हमको वो इंफॉर्मेशन मिले, वो भी ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। बेसिक एजुकेशन मिले, और इसी तरह से इक्वल रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस का अगर बात करेंगे, किसी का पास बहुत सारे रिसोर्सेस है और किसी का पास रिसोर्स है ही नहीं, ठीक है। कोई भूखा नंगा है, और कोई ऐसे लोग भी है जो इंडिया में खाएंगे, सिंगापुर में सोएंगे, USA में जाके टॉयलेट करेंगे, तो ऐसे लोग भी तो है, डिफरेंट टाइप का पीपल है। तो ऐसा क्यों है? रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं हुआ है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ये भी एक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है। दैट मीन्स ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ये कहते हैं कि कम से कम रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल हो, और बेसिक एजुकेशन भी सबको मिले। इसीलिए तो प्रेजेंट डे में बहुत सारा प्राइवेट स्कूल में भी RTE के अंडर पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। दैट मीन्स राइट टू एजुकेशन के अंडर पढ़ने वाले बहुत सारे गरीब बच्चा भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उनको वहाँ पर उस तरह का फी देना नहीं पड़ा है, गवर्नमेंट उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है। ओके, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी शुडंट एग्जिस्ट ओनली इन द गवर्नमेंट बट ऑल्सो विद इन द पॉलिटिकल पार्टी।